जय हिंद टू ऑल दी स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मेरे ये पॉलिटी के दूसरे लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो अपना कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको जो गोयला क्लासेस की तरफ से हम जो आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो हमारे कोर्स का नाम है सर्वज्ञान। सर्वज्ञान को दो चरणों में बांटा गया है, एक है प्रयास और दूसरा है संकल्प। आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो आप देख पाएंगे आपकी स्क्रीन पे कि सर्वज्ञान आपको दिख रहा होगा और सर्वज्ञान के बाद एक स्लाइड है जिसमें हमारे जो अचीवमेंट्स हैं वो हमने दिखाए हैं। बाकायदा जो पर्सनल चैट है वो भी हमने इसमें शो कर रखा है। अब हमारा जो पहला चरण है प्रयास, प्रयास में हमने और हमारी जो वेल क्वालिफाइड फैकल्टी है उसने पूरा प्रयास किया अपना कि आपको पूरा का पूरा जीएस सेक्शन कराया जाएगा, पूरा का पूरा। और आगे हम देखेंगे इसमें हरियाणा एचसीएस को हमने अभी प्रायोरिटी दी है, प्राथमिकता दी है। और इसमें आप देख पाएंगे जो हमारा प्रयास कोर्स है उसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, साइंस टेक, जो हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे और अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा संकल्प, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई थी। तो टेस्ट सीरीज जो संकल्प नाम से हमारे पास है उसमें आप देख पाएंगे इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है, जिसमें आप चूज करेंगे राइट ऑप्शन और उसके बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो हमारी टीम इसको इवेल्युएट करेगी। और यहां पर ये हमारा स्केड्यूल है टेस्ट सीरीज का, क्योंकि हमारा मानना है जब हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से काम करते हैं तो हम शॉर्ट टाइम में अपना गोल अचीव कर लेते हैं। नेक्स्ट ये आप देख पाएंगे GS1 GS2 टिल GS5, CSET 1 2 3 4 5 हमारा पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। और ये देखिए हमारी जो फैकल्टी जो आप टेस्ट सीरीज लेते हैं उसको एनालाइज करती है और इस तरह से आपकी रेटिंग की जाती है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि आप किस लेवल पे हैं, राइट। तो इसका जो सर्वज्ञान में जो आपको दो प्रयास जिसमें पूरा जीएस कवर किया जाता है और संकल्प जिसमें टेस्ट सीरीज है, तो ये जो कॉम्बो पैक है ये आपको मात्र 5499 में दिया जा रहा है। ओके, तो इसका ऑनलाइन कोर्स का नाम याद रखिएगा, सर्वज्ञान। आइए आज का जो मेरा पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको याद हो पिछला जो लेक्चर था वो मैंने कंपनी रूल नाम से आपके समक्ष रखा था, जिसमें मैंने जो टाइम पीरियड लिया था वो 1773 से लेकर 1853 तक लिया था। अब आज हम समझेंगे कि 1853 में मैंने ये टॉपिक क्यों रोका और इसको मैंने क्यों कंपनी रूल बोला। देखिए ऐसा होता है कि 1853 के बाद 1857 में एक क्रांति होती है जिसको नाम दिया गया सोल्जर्स म्यूटिनी या नाम दिया गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का प्रथम युद्ध। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया, याद रखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लिए बोला गया था। तो ये बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और इसी को याद रखेंगे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। केवल इतना ये बोला गया है वीर सावरकर द्वारा, वीर सावरकर द्वारा। तो एग्जाम वाइज आपको ये याद रखना है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल सेक्शन मैंने आपको बता दिया है। आगे इसकी डिटेल आपको हमारे जो हिस्ट्री के सर हैं वो आपको बताएंगे। मैं अपने जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है उसमें डायरेक्ट आना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1857 की क्रांति होती है, कहीं ना कहीं जो पूरा उत्तरी भारत है वो ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध हो गया था। तो कहीं ना कहीं अब इस गर्मा गर्मी वाले माहौल को संभालना था। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक फरमान जारी किया कि हम ऐसा अधिनियम लाएंगे
कि हम सारा का सारा जो भारत में शासन प्रशासन जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, जो कि विफल हुई है ये शासन प्रशासन करने में, अब हम डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। तो इसी में कुछ परिवर्तन किए जाने थे। तो इन परिवर्तनों को औपचारिक बनाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम है एक्ट ऑफ 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। आई रिपीट, यहां आप ध्यान से देख रहे होंगे, यहां पर साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब यह नाम से दर्शाया जा रहा है कि हम एक सरकार बनाएंगे, वो भी भारत की सरकार है। इस तरह से एक एक्ट बनाया गया 1858 पे। अब ये एग्जाम वाइज ये एक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। तो देखते हैं इसके वन बाय वन प्रोविजंस, लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बोला गया है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ये बात आप याद रखेंगे। और वहीं पर अगर केवल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बोला है, ये बोला है वीर सावरकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जीजीआई से मेरा मतलब है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय द वाइसरॉय। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, अगर आपको याद हो, चार्टर अधिनियम 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था हमारा, अगर आपको याद हो, वो था विलियम बेंटिक। तो जो पद बनाया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब उस पद का नाम बदलकर कर दिया गया है द वाइसरॉय। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा वाइसरॉय। और यहीं पर से एक आपका प्रश्न बनता है कि पहला वाइसरॉय कौन बना। पहला वाइसरॉय बना लॉर्ड कैनिंग। आई रिपीट, लॉर्ड कैनिंग। और मेरे जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, कभी प्रश्न आए कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वहां पर भी नाम आएगा लॉर्ड कैनिंग का, क्योंकि जो पद की शुरुआत कर रहा है नए पद की, वो कहीं ना कहीं पिछले पद को खत्म भी कर रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय एज वेल एज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब ये डबल गवर्नमेंट क्या थी, अगर आपको याद है तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमारे पास दो तरह की बॉडी हुआ करती थी। एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरी बनाई गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल मुद्दे देख रही थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल मैटर्स देख रही थी। तो इस अधिनियम द्वारा, इस 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो भूमिका थी उसको समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा ये बात कि जो डबल गवर्नमेंट का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे कि एक नया पद और बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद रखेंगे, एक नया पद बनाया गया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसकी भूमिका कहीं ना कहीं वाइस रॉय से भी ज्यादा बना दी गई। मैं आपको एक बार स्क्रीन में दिखाना चाहता हूं। जैसे कहा गया कि अब मैं बी से ब्रिटेन समझेंगे, ब्रिटेन अब डायरेक्ट कंट्रोल रखेगा किस पे, आई से मैं इंडिया बना रहा हूं, तो बी से ब्रिटेन, आई से इंडिया। तो इसमें ब्रिटेन जो क्राउन है वो डायरेक्ट कंट्रोल कैसे करेगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव से, जो उसका प्रतिनिधित्व होगा कैबिनेट का, तो वो कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करेगा सेक्रेटरी, और जो यहां पर क्वीन को दर्शाएगा वो है वाइसरॉय। अब एक प्रश्न है कि दोनों ही क्वीन को दर्शा रहे हैं, तो इनमें क्या फर्क है, वो मैं यहीं पर बता देता हूं। असल में जो वाइसरॉय बना वो वही बना जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, आखिरी कहेंगे उसे, लॉर्ड कैनिंग, वही वाइसरॉय बना दिया गया। यानी कि कोई सब्सटेंशियल चेंजेस इसमें नहीं करे गए, यानी कि कोई वास्तविक परिवर्तन इसमें नहीं किया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी को वाइसरॉय बना दिया गया, और एक नया नियुक्ति की गई, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो डायरेक्ट ब्रिटेन के कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था। और जो वाइसरॉय है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करेगा। तो आसान शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो हेड होगा इंडिया का शासन प्रशासन के लिए, वो होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे काफ़ी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है भारत के। तो उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 मेंबर्स की एक परिषद बनाई गई है, जिसे कहा गया है 15 मेंबर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको इंडियन काउंसिल भी बोला गया है। ओके, जब आपको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ाऊंगा तब आपको दिखेगा कि इस काउंसिल को भी समाप्त कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा, वो अभी आने वाला है। ओके, तो अभी याद रखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई है, ये बात अच्छी तरह याद रखेंगे। इसी को लिंक करेंगे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था 1773 अधिनियम के द्वारा, आई रिपीट 1773 अधिनियम के द्वारा, तो वहां पर उसकी मदद के लिए 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई थी। तो यहां पर 15 मेंबर्स की और 1773 द्वारा 4 मेंबर्स की, राइट। आगे बढ़ते हैं कि इसमें कहता है इट कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए, इसको एक आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, मान लीजिए आपने एप्पल का मोबाइल खरीदा है, आप अपने घर लाए और आपको लगता है कि इस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से जहां से आपने मोबाइल लिया है, जिस स्टोर से मोबाइल लिया है, वहां आप जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। अगर वो आपकी कंप्लेन नहीं सुन रहे हैं, आपको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आप एप्पल को सू कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाकर, कंज्यूमर कोर्ट में जाके एप्पल के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, मैंने कहा एप्पल, एक कंपनी का नाम लिया। तो वही बात यहां पर भी लागू होती है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल है, जो सेक्रेटरी बना है और जो उसकी काउंसिल बनी है, उसको एक बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया है। मतलब अगर ये लोग कुछ गलत करेंगे तो इनको व्यक्ति विशेष के तौर पर नहीं, इनको संपूर्ण रूप से आप इनके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। आई होप आपको एक उदाहरण से ये बात समझ में आ गई कि अब ये किस तरह से है, बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, यानी कि एक कानूनी व्यक्ति बन चुके हैं, ये एक साथ इनको सू किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एबॉलिश्ड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू हुम। बिल्कुल, पावर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली गई, शासन और प्रशासन की, और वो अपने आप पे ट्रांसफर करती है क्राउन। तो यहां पर सिंपल सा आंसर है, यहां पर द ब्रिटिश क्राउन। इसका आंसर जो है वो है ब्रिटिश क्राउन। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट भी तो लिख सकता हूं। देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मतलब है वहां की गवर्नमेंट, वहां की गवर्नमेंट, बट वहां की जो हेड है वो तो किंग या क्वीन है, क्योंकि वहां मोनार्क चलता है, तो वहां पर क्वीन। तो असल में जो टेरिटरी को एक्वायर कर लिया गया है वो किसने किया है, क्राउन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइसरॉय? आई रिपीट, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट वाइसरॉय अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट? तो जैसा कि मैंने बताया, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। और लॉर्ड कैनिंग के लिए यह भी याद रखेंगे, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा दे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, फिर जो भी 1857 की क्रांति में जो गर्मा गर्मी आई थी, 1858 से उसे सुधारा गया, काफी परिवर्तन किए गए। और परिवर्तन याद रखेंगे, ये एक दिखावी परिवर्तन था, असल में कुछ बदला नहीं गया था। उदाहरण, लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और लॉर्ड कैनिंग ही वाइसरॉय बना, तो हम ये समझ सकते हैं। हालांकि कुछ नई जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, हमें दिखाई दिए, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब हम देखते हैं, अब आपने आगे जो समझना है वो ये समझना है कि हम अब 1861 में आ चुके हैं। 1861 का समय ऐसा था, जैसे अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो जो रेनेसा था, रेनेसा मतलब पुनः जागरण, जो एक होता है ना, क्वेश्चनिंग होती है, रीजनिंग होती है, वो वहाँ 13वीं या 14वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी। तो हमारा जो भारत का कुछ पीरियड है वो इस समय क्या हुआ था, लोग जानने लग गए थे कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे अधिकारों की बात होती है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो भारत के लोग इतने पढ़े लिखे हो चुके थे, तो वो लोग अब उस हिसाब से मांग उठाने लगे। तो अंग्रेज जो हम पे शासन कर रहे थे, उन्होंने
ये जो विद्रोह हो रहा था इसको संभालने के लिए कहीं ना कहीं भारतीयों की जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बढ़ाई। आई रिपीट, भारतीयों की जिम्मेदारी शासन प्रशासन में बढ़ाई। आइए देखते हैं अंग्रेज कितने माइंडेड थे, कैसे उन्होंने जो तूफान आ रहा था उसको थोड़ा रुकाया। लेट्स सी। तो 1861, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 1858 के बाद एक 3 एक्ट इन लोग ब्रिटिशर्स ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम नए 3 एक्ट पास करेंगे, जिनका नाम उन्होंने रखा है, सबसे पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दूसरा रखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तीसरा आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। आप सभी पढ़ने वाले हैं, बस इतना याद रखिएगा कि जो ये नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट, ये 3 अधिनियम आए थे। 1861 पे आया था जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, फिर 92 में आया था, फिर 1909 में आया था, राइट। तो आइए देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहां पर लिखा है, इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधित्व किया गया, ठीक है। और यहां पर एक शब्द लिखा है बिगिनिंग भी, देखिए अब ध्यान से मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए बिगिनिंग भी लिखा है। और बिगिनिंग किसकी है? रिप्रेजेंटेटिव की, यानी कि किसी चीज की शुरुआत की जा रही है, किसकी करी जा रही है? प्रतिनिधित्व की शुरुआत की जा रही है। तो किसका प्रतिनिधित्व है जो शुरू किया जा रहा है? यह है प्रतिनिधित्व भारतीयों का। भारतीय शासन प्रशासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व की शुरुआत की जा रही है, ये चीज याद रखेंगे। और इसमें जो भी कानून प्रक्रिया बनाई जाती है, जैसे कानून पारित किया जाता है विधेयक द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं अब भारतीयों को अंदर रखा जाएगा। तो इसी उपलक्ष्य में जो हमारे वाइसरॉय हैं प्रथम, वो 1862 में 1862 में, जो कि लॉर्ड कैनिंग है, वो 3 भारतीयों का नॉमिनेशन करते हैं। अब ये नॉमिनेशन मतलब होता है नामांकन करना, मनोनीत करना, और जो चुनाव होता है उसको हम निर्वाचित कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इलेक्टेड मतलब निर्वाचित, मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर ये जो शब्द है ये इलेक्टेड नहीं है, ये एक निर्वाचित नहीं है, ये मनोनीत है। मतलब जो वाइसरॉय है, जो कैनिंग है, वो निर्धारित कर सकता है कि वो 3 भारतीय कौन होंगे, वो 3 भारतीय कौन होंगे। अब देखिए, मान लेते हैं मैं लॉर्ड कैनिंग हूं, मैं उन्हीं भारतीयों को लूंगा जो मेरी सुनेंगे, जो मेरे आगे पीछे जी हजूरी करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इन्होंने जो 3 भारतीयों को रखा, ये इन्हीं के कठपुतली थे, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे वो लोग हमेशा अंग्रेजों के सपोर्ट में ही रहते थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो किसी भी प्रिंसली स्टेट ने साथ नहीं दिया था भारतीयों का, राइट। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आपको दिखेगा राजा ऑफ बनारस, यानी कि ये जो भी राजा बनेगा बनारस का, वो अपने आप एक सदस्य हो जाएगा। किसका? जो एक विधायिका परिषद बनाई जा रही है वाइसरॉय की, उसका। और यहां पर आप देखेंगे महाराजा ऑफ पटियाला। देखिए, जब हम पढ़ते थे तो हम सोचते थे राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला क्यों है, राजा महाराजा क्यों है। देखिए, ये वहाँ का जो क्षेत्र होता है, वहाँ की जो लोकल कल्चर होता है, उस हिसाब से, जो माफ़ कीजिएगा, उस हिसाब से वहाँ का जो मुखिया होता है उसका नाम रखा जाता है। तो ज़्यादातर पटियाला में महाराजा की संस्कृति चलती थी और बनारस में राजा की। तो बनारस का जो मुखिया था वो राजा और पटियाला का जो मुखिया था वो महाराजा। तो ये दोनों ही जो पद हैं ये अनुवांशिक हैं, यानी कि हेरिडिटी है। राजा का बेटा राजा जो होगा, अपने आप वो क्या बन जाएगा? वाइसरॉय के विधायिका परिषद का सदस्य। और एक व्यक्ति का नाम रखा है, वो है सर दिनकर राव। सर दिनकर राव भी आप जब उनकी जीवनी पढ़ेंगे, हालांकि एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, तो आपको दिखेगा हमेशा ये अंग्रेजों के पक्ष में ही थे। और ये कहते थे कि जो अंग्रेज हैं वही हमें एक एटिकेट्स, जो सभ्यता होती है, नैतिकता होती है, वही सिखा सकते हैं। तो यहां से हम क्या सीखे? जो हमारे वाइसरॉय हैं उन्होंने 3 लोगों को जो मनोनीत किया वो उन्हीं की कठपुतली थे। ओके, इस पॉइंट, जो बात मैंने कही है इसे मार्क करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। अब आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं यहां पर, अगर आपको याद हो 1773 से क्या किया जा रहा था?
हल्के हल्के शुरुआत की जा रही थी कि जो शक्तियां हैं वो बंगाल की तरफ केंद्रित की जाए, बंगाल की तरफ केंद्रित की जाए। इसीलिए जो 1773 द्वारा जो गवर्नर था बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और अंत में अगर आपको याद हो 1833 के द्वारा जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, तो सारी की सारी शक्तियां जो मद्रास के गवर्नर के पास थी, जो बॉम्बे के गवर्नर के पास थी, वो छीन ली गई और सारी शक्तियां कहां केंद्रीकृत कर दी गई, कहां पर सेंट्रलाइज कर दी गई, बंगाल में। तो जो शुरुआत हुई थी 1773 से वो 1833 में पूरी कर दी गई। अब देखिए जो 1861 है, यहां से अब ये इसका उल्टा शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना भारतीयों में कहीं ना कहीं रेनेसा जाग चुका था, तो कहीं ना कहीं उनको खुश भी करना था। तो इसीलिए यहां से जो विधायिका शक्ति थी, अब वो कहीं ना कहीं मद्रास के गवर्नर को और कहीं ना कहीं बॉम्बे के गवर्नर को वापस करना शुरू कर दिया गया। आई रिपीट, वापस पूरी नहीं कर दी गई, वापस करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर वही बात बताई गई है। तो रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर, विधायिका शक्ति किसकी, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एक नई तरह के प्रांत बनाए गए, एक नया प्रांत बनाया गया बंगाल 1862 में, याद रखिएगा एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनाया गया 1886। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मतलब है जो आजकल आपको, एक समय में पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, उस वाले क्षेत्र को हम कहते थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो ये एक प्रांत बनाया गया 1886 में और एक पंजाब बनाया गया 1897 में। तो ये आपने जो वर्ष हैं ये अच्छी तरह याद रखने हैं, 1862, 1886, 1897। अब ये क्यों बनाए गए, इनके पीछे क्या कारण था, उसको जानने के लिए आपको हमारे जो ऑनलाइन का जो पेड वर्जन है वो आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ले चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको वो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है नेक्स्ट इसमें प्रावधान वो है पोर्टफोलियो का। देखिए पोर्टफोलियो की जो मैं एक ऐतिहासिक पहलू है वो मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो जो है, अगर मैं इसको यहां बताना चाहूं तो ये 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू कर दिया गया था। आई रिपीट, इस अधिनियम के 2 साल पूर्व 1859 में ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इसे लागू कर दिया गया था। अब हुआ क्या कि 1861 द्वारा इसको कहीं ना कहीं एक कानूनी दर्जा मिल गया। देखिए जो मेरे साथ नए ज्वाइनी हैं उनको मैं क्लियर कर दूं इसको एक उदाहरण देके। जैसे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में अभी एक नकल विरोधी कानून आया है। आई रिपीट, उत्तराखंड में अभी एक नकल विरोधी कानून आया है, परंतु वो कानून अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा आया है, यानी कि कार्यपालिका द्वारा आया है। वो मैक्सिमम 6 माह 6 हफ्ते चल सकता है। अगर उसे हमेशा रखना है, उसको एक परमानेंट बनाना है, तो उसे विधायिकी द्वारा पारित करना पड़ता है, विधानमंडल द्वारा उसे पारित किया जाएगा। तो यहां पर भी देखिए यही है, जो वाइसरॉय है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो उसने 1959 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम ले आया था और अब उस सिस्टम को कहीं ना कहीं इस अधिनियम द्वारा एक परमानेंट बना दिया गया है। अब देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है। पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे कि मेरी पॉलिटिकल साइंस है तो इसीलिए मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें अच्छी कमांड है। जो हिस्ट्री वाले सर हैं वो हिस्ट्री में बहुत अच्छी कमांड रखते हैं, इसलिए वो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो ये जो है डिवीजन ऑफ वर्क, यही कहलाता है पोर्टफोलियो। ओके, तो पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है 1861 से। इसको जो एक विधायी का दर्जा मिल जाता है वो 1861 से मिल जाता है। आगे हम देखते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस आप जानते हैं अध्यादेश। अध्यादेश के बारे में अभी आप देखेंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि हमारे देश में अध्यादेश जारी करने का अधिकार या तो राष्ट्रपति के पास है या जो राज्य के जो राज्यपाल है, गवर्नर्स हैं, उनके पास है। तो फिलहाल वो हम बाद में देखेंगे। इतना याद रखेंगे कि वाइसरॉय को एक शक्ति दे दी गई कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है और इस अध्यादेश का जो अधिकतम काल होगा वो 6 माह का होगा। 6 माह 6 मंथ के लिए ये अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस चलेगा और ऑर्डिनेंस द्वारा भी हम कोई कानून बना सकते हैं। हालांकि उसे 6 माह के भीतर पारित करना अनिवार्य होता था उस समय, और आज का यह है 6 माह 6 हफ्ते। आई रिपीट, आज के हिसाब से है 6 माह 6 हफ्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इससे संबंधित अब हम प्रश्न लगाते हैं। व्हाई वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ
सॉरी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये क्यों महत्वपूर्ण था? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री। बिल्कुल ये सही लग रहा है। जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एकदम टिक मत करिए, इसको सर्कल कर दीजिए, क्योंकि ये सही है, गलत भी नहीं है। आगे देखते हैं, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसको काट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टू एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर पावर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, नहीं, ये हमने देखा था, ये 1858 वाला था, और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं था, वो क्राउन था, राइट। आगे हम देखते हैं, इट ग्रांटेड फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पूरी आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इससे एक्यूरेसी हो जाती है कि मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ये हमें एक ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। लेट्स सी नेक्स्ट। सो ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ये हमें समझने पड़ेंगे, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स क्या हैं और ये ऑफिशियल मेंबर्स क्या हैं। तो आइए समझते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1853 वाले चार्टर अधिनियम की, जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें अगर आपको याद हो कि गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनकी जो कार्यपालिका परिषद थी उसको 2 में विभाजित कर दिया गया था। और ये कार्यपालिका परिषद आपको याद हो तो 1773 से इन्हें मिली थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, तो वहीं से चलते हुए आ रही थी। तो 1853 द्वारा इसको विभाजित कर दिया गया, कार्यपालिका परिषद को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, 2 भागों में। एक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यपालिका परिषद, और दूसरी बनी लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधायिका परिषद। और ज़्यादातर ये इसलिए बनाई गई थी जिससे कि इस वाले भाग में, जो ये लेजिस्लेटिव वाला भाग है, विधायिका वाला भाग है, इसमें इंडियंस यानी कि भारतीयों को जोड़ा जाए। और भारतीयों को ये लोग नॉन ऑफिशियल कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि जो नियुक्ति हुआ करती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, और वो ज़्यादातर इंग्लैंड में ही था, ब्रिटेन में था, तो वहाँ से ही वो नियुक्ति करता था, और इनकी नियुक्ति भारत में ही होती थी, इसीलिए इनको नॉन ऑफिशियल कहा जाता था। तो आपने क्या याद रखना है? नॉन ऑफिशियल मतलब भारतीय। अब हम आगे देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल समझ चुके हैं। चलिए, अब इसमें क्या है, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। देखिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है इन बोथ लेवल। अब ये बोथ लेवल क्या हुआ? इन बोथ लेवल, माफ कीजिएगा, बोथ लेवल। बोथ लेवल का यहां से तात्पर्य है कि बोथ लेवल मतलब केंद्र और प्रांत। देखिए, केंद्र में तो वाइसरॉय बैठ गया है अभी तक, और जो प्रांत हैं वहां अभी भी गवर्नर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अवध एक प्रांत था तो उसका गवर्नर कहलाता था, ठीक है। तो बोथ लेवल मतलब एक वाइसरॉय का लेवल और एक प्रांतों का लेवल, जैसे आज भी होता है। एक केंद्र होता है, जैसे कि वहां प्रधानमंत्री होते हैं, और आपके राज्य होता है, वहां पर मुख्यमंत्री होता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री को आप वाइसरॉय समझेंगे और मुख्यमंत्री को आप गवर्नर समझेंगे। तो दोनों के पास अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं, ये दोनों ही स्तरों पर, चाहे वो केंद्र हो या प्रांत हो, वहां पर ये बढ़ा दिया गया। परंतु याद रखना, यहां पर एक शब्द है मेंटेन, यहां पर शब्द है मेंटेन। मेंटेन किया गया कि भैया ऑफिशियल मेजॉरिटी बनी रहे, यानी कि जो संख्या है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव की ज्यादा रहे, या जो लेजिस्लेटिव। देखिए, एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि लेजिस्लेटिव में क्या केवल नॉन ऑफिशियल रहते थे? नहीं, लेजिस्लेटिव में ऑफिशियल यानी कि ब्रिटिशर्स भी इसके सदस्य थे। तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, और ये उदाहरण काल्पनिक है, बस आपकी समझ के लिए है। मानते हैं जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है वाइसरॉय की, वहां पर 4 इंडियंस हैं। 4 इंडियंस मतलब 4 नॉन ऑफिशियल हैं। तो यहां पर जो ब्रिटिशर्स रखे जाएंगे वो हमेशा मोर देन 4 ही रखे जाएंगे, यानी कि 5, 6, 7, 8, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर ही रखी जाएगी। तो यही बात यहां पर की जा रही है कि भैया मेंटेन दी ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक है, जिससे कि जो भारतीय हैं उनकी संख्या हमसे ना बढ़ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट एम्पावर्स द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू डिस्कस बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। देखिए, इसमें ऐसा है, एम्पावर्स मतलब होता है शक्ति प्रदान करना। तो इसमें जो प्रांतों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, विधायिका परिषद थी,
उनकी थोड़ी शक्ति बढ़ाई गई, थोड़ी शक्ति बढ़ाई गई। और वो क्या बढ़ाई गई? सबसे पहले अब उन्हें ये शक्ति दे दी गई कि वो बजट पर डिस्कशन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उन पे वो प्रश्न डाल सकते हैं, यानी कि प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर ज्यादातर जो सिंपल, अगर हम इसको आसान तरीके से समझे तो हम समझेंगे कि अब जो इंडियन है, जो नॉन ऑफिशियल है, वो भी सदन में प्रश्न उठा सकता है कि आपने ये पैसा कहां खर्च किया। अब इसमें एक नोट करने वाली बात है कि यहां पर याद रखिएगा कि प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं, परंतु सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। आई रिपीट, क्वेश्चन तो पूछे जा सकते हैं, परंतु सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, आपने कहा मेरा नाम राम है, मैंने उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न पूछा कि राम आपके पिताजी का नाम क्या है। तो एक प्रश्न से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। यहां पर एक मुद्दे पे एक ही प्रश्न पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अभी आने वाले जो अधिनियम है वहां पूछा जाएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है, क्योंकि ये एक तरह का गुगली है। गुगली समझते होंगे आप कि क्वेश्चन वो फंसाते हैं आपको, राइट। तो याद रखिएगा, डिस्कशन ऑफ बजट की जो पावर दे दी गई है वो 1892 से दी गई है, ठीक है, और सप्लीमेंट क्वेश्चन की नहीं दी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, इट प्रोवाइड द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स एट द बूथ लेवल। नॉन ऑफिशियल मतलब इंडियंस हो गए, उनको मनोनीत किया जाएगा। नॉमिनेट मतलब मनोनीत। और अब यहां पर ध्यान से देखिएगा एक बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, इसको मुझे थोड़ा सा रिमूव करने दीजिए। देखिए यहां से क्या हो रहा है, अगर आपको याद हो, जो मैंने अभी आपको 1861 पढ़ाया था, उसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने 3 सदस्यों का नाम मनोनीत किया, बिल्कुल, जिसमें आपको पता है जो हमने सर दिनकन राव, महाराजाओं पटियाला, राजाओं बनारस ये पढ़े थे। किसी से उसने पूछा नहीं, राइट। अब क्या है, इस अधिनियम में थोड़ा सा इसमें एक, मैं कहूंगा कि एक लोकतंत्र का थोड़ा सा जो एक टेस्ट होता है वो डाला गया है। कैसे पता चल रहा है? देखिए, यहां पर वाइसरॉय अगर किसी को मनोनीत करेगा, वो उसी आधार पे करेगा जब उसे एक रिकमेंडेशन दी जाएगी, सुझाव दिया जाएगा, और ये सुझाव बाध्य होगा। रिकमेंडेशन मतलब ऐसा सुझाव जो बाध्य होगा कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, जो उस समय जितने भी प्रांत थे, उन प्रांतों की जो विधान सभा है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के लोग नाम देंगे। और उनके साथ एक बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, वो हिस्ट्री में आपको इसका डेटा अच्छा खासा मिल जाएगा। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया एक, और दूसरे हो गए जो भी हमारे प्रांतों के विधायिका थी, वो अपना नाम देंगे, और उसके बाद जो नाम दिए गए हैं उन्हीं नामों में से मनोनीत करेगा कौन? वाइसरॉय। देखिए, पहले तो वो किसी को भी मनोनीत कर सकता था। अब मान लेते हैं जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, उन्होंने एक नाम दिया है राम और श्याम, ठीक है, और जो हमारे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उन्होंने एक और नाम दे दिया है, जैसे कि हम मानते हैं, मुझे मेरा ही नाम याद आ रहा है तो लिख लेते हैं, करुण। तो 3 नाम दे दिए हैं। अब देखिए, जो हमारे वाइसरॉय हैं, उनके पास ये 3 ही विकल्प हैं, उनको ये चुनना पड़ेगा, इन्हीं 3 ही विकल्पों से उन्हें चुनना पड़ेगा। पहले वो किसी को भी चुन सकते थे। तो ये इसमें फर्क है। और कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र यही तो है कि कहीं ना कहीं आप वही फैसला लेते हैं जब कुछ मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी के आधार पे ही लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। तो ये कुछ हल्का सा एक आधार दिख रहा है लोकतंत्र का। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहां पर जो ये नाम लिए गए थे, इसके लिए एक चुनाव किया गया था, छोटे लेवल पे चुनाव किया गया था। चुनाव द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया था कि किसे लिया जाएगा। तो आई रिपीट, चुनाव हुए थे, परंतु याद रखेंगे इस अधिनियम में कहीं पर भी चुनाव का नाम नहीं लिया गया। ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि इलेक्शन जो है वो इस अधिनियम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया था कि इलेक्शन कराया जाएगा। यानी कि ये वाइसरॉय की अपनी इच्छा पे था, वो इलेक्शन कराए या ना कराए। हालांकि उसने कराए थे, बहुत छोटे स्तर पर कराए थे। तो मुझे उम्मीद है यहां से आप ये पॉइंट याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न लगाते हैं। लेट्स सी। इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। 1892 ने क्या फर्स्ट टाइम किया?
सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम किया? नहीं किया, क्योंकि ये तो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म ने किया है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया था? नहीं किया था, इसकी शुरुआत भी मोहल्ले मिंटो ने करी थी। डायरेक्ट इलेक्शन किए थे? हाँ, इलेक्शन किए थे, क्योंकि नॉन ऑफ द अबव नहीं आएगा। डायरेक्ट इलेक्शन किए थे, मैंने आपको बताया था, जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंगेज किया था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली को इंगेज किया था, इलेक्शन कराए थे। परंतु याद रखेंगे कि ये इलेक्शन जो शब्द है ये अधिनियम में कहीं भी नहीं लिखा गया था 1892, यानी कि सेकंड इंडियन काउंसिल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। याद रखेंगे दिस इंडियन काउंसिल, जो तीसरा इंडियन काउंसिल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले, जो जॉन मॉर्ले हैं, इनका पूरा नाम जॉन मॉर्ले हैं, ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, और जो मिंटो है ये वाइसरॉय हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो ओहदा है, ओहदे में हमेशा सेक्रेटरी ज़्यादा बड़ा था। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो अधिनियम आया गया है इसकी शुरुआत एक टीम वर्क से हुई है। टीम वर्क मतलब इसमें एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय ने एक टीम वर्क किया है, क्योंकि वाइसरॉय रहते थे भारत में, तो भारत में रह के वो समझते थे भारत की स्थिति क्या है, वहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे नियम बनाने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश संसद में बैठे हैं वो मॉर्ले बैठे हैं, तो इन दोनों ने मिलकर एक काम किया, सुधार दिए, और सुधार के आधार पर, रिफॉर्म मतलब सुधार होता है, बहुत सारे इन्होंने सुधार नियम दिए, और उन नियमों के आधार पर एक अधिनियम पारित होता है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको एक नाम से और कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। चलिए, अच्छा, एग्जाम में कभी आपको मिंटो मॉर्ले मिले तो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक स्टैंडर्ड वे में हम जिसका ओहदा बड़ा होता है उसका नाम पहले लिखते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 16 to 60, यानी कि कुछ बड़ा है। क्या बड़ा है अब वो समझते हैं, पर अभी देखते हैं। कुछ बड़ा है, जो पहले 16 हुआ करता था अब 60 पहुंच गया है। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो केंद्र में जो वाइसरॉय है उसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और एक अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव में कौन है? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। तो यहां पर जो संख्या 16 हुआ करती थी, आज इस समय उसको 60 कर दिया गया है। 60 कर दिया गया है, यानी कि संख्या बढ़ा दी गई है। अब देखते हैं ये संख्या भारतीयों की बढ़ाई है या ब्रिटिशर्स की बढ़ाई है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि मेजॉरिटी तो भैया ब्रिटिशर्स की ही रखी जाएगी। ठीक है, लेट्स सी। तो इसमें क्या बातें बताई गई हैं? इसमें कहा गया है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल वाज मेंटेन इन सेंट्रल लेवल। देखिए, अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि यहां पर लिखा गया है कि जो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बढ़ा दिए गए। ये केंद्र स्तर पर भी बढ़ाए गए थे और ये जो प्रांत है वहां पर भी बढ़ाए गए थे। तो ये जो डेटा है ये केंद्र का है, क्योंकि केंद्र तो एक ही है, तो उसका डेटा हम लिख सकते हैं कि पहले 16 थे अब 60 हो गए हैं। प्रांतों के अलग अलग थे, तो इसलिए हम वो डेटा हमें नहीं पूछा भी जाएगा और वो मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद रखेंगे, प्रांत जितने भी थे उस समय, जैसे 11 प्रांत हुआ करते थे उस समय, तो 11 प्रांतों में हर प्रांत में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर की, क्योंकि प्रांत में मैं गवर्नर बोलूंगा, उसको बढ़ाया गया। ठीक है, इसीलिए उसकी संख्या यहां नहीं मिली है। अच्छा, अब यह ध्यान दिया गया कि प्रांतों में, आई रिपीट, प्रांतों में तो जो मेजोरिटी वाला मुद्दा था कि भैया अंग्रेज ही मेजोरिटी में रहेंगे, वो मुद्दा हटा दिया गया, यानी कि प्रांतों में अब नॉन ऑफिशियल को ज्यादा रखा जा सकता था। नॉन ऑफिशियल मतलब भारतीयों को ज्यादा रखा जा सकता था। परंतु जो हमारा केंद्र लेवल है, केंद्र में मेजॉरिटी जो है अभी भी किसकी रहेगी? केवल ऑफिशियल्स की रहेगी, केंद्र स्तर पे नहीं है। बढ़ाई भी है संख्या, जैसे 16 से 60 कर दी है, पर इस चीज का ध्यान रखा गया है कि मेजॉरिटी तो भैया किसकी रहेगी? अंग्रेजों की, यानी कि ऑफिशियल लोगों की ही रहेगी, नॉन ऑफिशियल की नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेंबर्स वेयर अलॉटेड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। अब आप देखिए, जो बजट में मैंने पहले कहा था वहां पर अलाउड नहीं था सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना, यानी कि एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहां पर शुरू हो गया 1909 द्वारा। और कहीं ना कहीं जो प्रस्तावना है, जो रेजोल्यूशंस हैं, मोशंस होते हैं, रेजोल्यूशंस होते हैं, वो आने वाली क्लास जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे आगे, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पर हम देखेंगे ये रेजोल्यूशन क्या होते हैं, मोशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं,
जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं उनकी शक्ति बढ़ाई जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो इंडियंस थे वो कहीं ना कहीं अब उनमें कहीं ना कहीं रेनेसा आ रहा था, वो जान रहे थे कि उनके क्या अधिकार हैं। तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि जितने अधिनियम हम आज़ादी की तरफ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों को और शक्ति मिलती जा रही है, राइट। आगे देखते हैं कि जो एक व्यक्ति हैं एसपी सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले इंडियन बने जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी। देखिए याद करिए, वाइस रॉय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अगर आपको याद हो 1861 अधिनियम के द्वारा जो इंडियन काउंसिल एक्ट पहला था 1861 वाला, उसमें इंडियंस को जोड़ दिया गया था। एक राजा थे, एक महाराजा थे और एक सर दिनकर राव थे। तो पहले भारतीय अगर देखा जाए इंडिविजुअल वे में देखा जाए तो सर दिनकर राव जुड़े, पर सर दिनकर राव कैसे जुड़े हैं? विधायिका में, ठीक है। और उस समय जब आगे की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो विधायिका केवल नाम मात्र थी, ठीक है, नाम मात्र थी। असल शक्तियां जो थी वो इस कार्यपालिका के पास थी, राइट। तो यहां पर जोड़ा गया है किसको? सर दिनकर राव को। परंतु एग्जीक्यूटिव यानी कि जो कार्यपालिका परिषद है उसमें पहले जुड़ने वाले जो व्यक्ति हैं वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एग्जाम में क्या पूछ रहे हैं ये याद रखना है। पहले व्यक्ति जिन्होंने विधायिका परिषद ज्वाइन करी वहां पर आपने लिखना है सर दिनकर राव, और पहले भारतीय जिन्होंने कार्यपालिका ज्वाइन करी वहां पर आपने लिखना है एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, और एज अ लॉ मेंबर, इन्होंने एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन किया था। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। इसमें हुआ कि एक इंट्रोडक्शन हुआ। किसका इंट्रोडक्शन हुआ? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का। और किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कम्युनल क्या होता है। कम्युनल मतलब होता है समाज का कुछ विशेष वर्ग जिसको अलग से तवज्जो दे दिया जाए। जैसे हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के आधार पर लोग होते हैं। तो उस समय क्या था, क्योंकि देखिए आपको एक बात समझ में आ रही होगी, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों की मांग मानते जा रहे हैं, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसा करना था कि जो भारतीय जो एकजुट होकर एक हो रहे हैं इनको तोड़ा जाए। इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन डाल दिया। कम्युनल मतलब मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, यानी कि मुस्लिम को वोट मुस्लिम करेंगे, हिंदू को वोट हिंदू करेंगे, जिससे कि एक कहीं ना कहीं इनके बीच एक डिवाइड, एक डिवीजन आए, ठीक है, जिसे हम क्या है डिवाइड एंड रूल। अब ये किस नीति में आ गए थे? डिवाइड एंड रूल, कि हिंदू मुस्लिम को अलग कर दें और ये आपस में लड़ें और ये जो स्वतंत्रता है इसकी बात छोड़ दें। तो यहां पर याद रखेंगे कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या करता है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा देता है। किसकी तरफ? मुस्लिम्स की तरफ, ठीक है। आगे सिख भी आएंगे, जैन भी आएंगे, इवन जो डिप्रेस्ड क्लास है वो भी आएगी, सिख भी आएंगे, वुमेन्स भी आएंगी, वो दूसरे अधिनियम में है। तो हमने अधिनियम की बात याद रखनी है। मुस्लिम्स को कहां से मिला है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन? 1909 द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसने इसको जो विधेयक है उसको रखा जिससे कि यह अधिनियम बने? देखिए अब भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में ज्यादातर कौन बैठता था? सेक्रेटरी। ब्रिटेन में कौन बैठता था? सेक्रेटरी। और इंडिया में कौन बैठता था? वाइसरॉय। तो सेक्रेटरी जो है वो मॉर्ले है, जिसका नाम है असल में जॉन मॉर्ले। तो यहीं से लॉजिक बनता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में अगर कोई रखेगा बिल तो वो रखेगा कौन? सेक्रेटरी। तो यहां पर आप डायरेक्ट टिक कर देंगे लॉर्ड मॉर्ले। देखिए कभी कभी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि आपका उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप अच्छी तरह समझ पाते हैं, अच्छा तर्क दे पाते हैं, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट राइट हो जाता है, राइट। तो यहां पर जो है ये है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन्होंने ये जो विधेयक था, जो बिल था, इसको रखा संसद के समक्ष। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए मैं यहां पर आपको बता दूं, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता था जो केंद्र वाली है, जहां पर वाइसरॉय बैठता है, उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने जो नंबर है मेंबर्स के वो कितने बढ़ा दिए? तो वो बढ़ा दिए थे, अभी हमने पढ़ा था 16 से 60। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलते हैं। तो 16 से 60 कर दिए गए थे केंद्र वाला, और केंद्र वाले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया है। प्रांत तो काफी संख्या में थे, तो वो डेटा हमसे कोई नहीं पूछता क्योंकि वो अलग अलग डेटा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयस?
एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहला भारतीय कौन है? कौन है? सर दिनकर राव? नहीं, वो है आपका एसपी सिन्हा। क्योंकि अगर कार्यपालिका परिषद पूछी जा रही है तो वहां पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और अगर विधायिका लेजिस्लेटिव पूछी जा रही है तो वहां पर सर दिनकर राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है इससे संबंधित, जैसे बताया था मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज, बिल्कुल हम अच्छी तरह जानते हैं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा मिंटो और मॉर्ले रिफॉर्म, क्या ये गलत हो गया? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक स्टैंडर्ड वे में क्या होता है, जिसका पद ज्यादा बड़ा होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो एग्जैक्ट आपने कभी मेंस राइटिंग करनी होगी तो आपने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लिखना है, ना कि मिंटो मॉर्ले, पर फिर भी यहां ये सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। देखिए इसमें क्या है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, बिल्कुल सही है। पर अभी भी हम क्या करेंगे, अभी भी हम दूसरे ऑप्शंस पढ़ लेंगे, इसको जीरो कर लेंगे जिससे कि ये सही है कहीं ना कहीं। आगे पढ़ते हैं। इट एबॉलिश द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये 1947 में हुआ था जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट ग्रांटेड इंडियन नेशनल द राइट टू होल्ड सिविल सर्विसेज पोजीशन, नहीं ये तो 1853 में हो गया था। इट वॉज वेलकम्ड बाय इंडियन नेशनलिस्ट एज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट, ये तो 1919 से शुरू हो गया था। तो राइट आंसर है आपका ए। देखिए मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने ऑप्शन आते हैं, आपकी नॉलेज इस लेवल की होनी चाहिए कि आपको जितने भी ऑप्शन हैं उसको कहीं ना कहीं आप उससे परिचित होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम इससे परिचित हैं सभी ऑप्शन से, फिर हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली राइट आंसर कौन सा है। ओके, अब देखिए ये जो एक परफेक्शन आती है वो थोड़े प्रयास से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है और एक गाइडेंस से आती है। जिनको तजुर्बा होता है, जब हम उनके साथ रहते हैं तो उनके तजुर्बे से हम बहुत बातें सीखते हैं। तो यही तजुर्बा हम एक ऑनलाइन के रूप में लाए हैं जिसका नाम है संकल्प। एक टेस्ट सीरीज है, प्रयास, पूरा एक जीएस का कोर्स है, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है सर्वज्ञान। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, तो ये आप परचेस करिएगा। इसका जो प्राइस है वो है 5499। तो आप जब इसे परचेस करेंगे तो मेरे और वीडियोस आप देख पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।